सादा न्यूज के खास कार्यक्रम तिरछी नजर और इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हर एक एपिसोड में किसी खास मुद्दे पर चर्चा होती है और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ वाच के संपादक के रामावतार तिवारी मौजूद रहते हैं। इस एपिसोड में भी उनसे चर्चा करेंगे और मुद्दा है जनजातीय और खास तौर पे जो एक तरह से जो सेंसस है, जो जनगणना होने वाला है, जिसमें जनजातीय, ओबीसी और जातिगत जो जनगणना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो रामावतार तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा। और चूंकि 16 साल बाद हो रहा है जनगणना, लेकिन इस बार जो सियासी माहौल है वो काफी गर्म है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते नजर आए। अब बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है और लगातार इस पे बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी का ये आरोप कि सही तरीके से इस जनगणना को बीजेपी की सरकार नहीं कराएगी, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। देखिए, गांधी जी, इसमें दो तीन बातें हैं। पहला ये कि जाति जनगणना 2026 में होगी और 27 में हमारे यहाँ चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो जाति जनगणना के बाद छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां परिसीमन भी होगा। परिसीमन इस आधार पर होगा कि अनुसूचित जाति कितने हैं, जनजाति कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितने हैं, अति पिछड़ा कितने हैं जी। ये तथ्य उभर कर आएगा। मैंने भारतीय राजनीति में आजादी के बाद पहली बार सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है जी। इस फैसले के बाद दो तीन बातें कही जा रही। पहला ये कहा जा रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण होता है, जातियां चलती हैं, वहां अन्य मुद्दे गौण होते हैं, इसलिए लंबे समय से राहुल गांधी की मांग के बाद बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की फैसला लिया। एक बात कही जा रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जाति जनगणना इसलिए भी है कि महिला आरक्षण बिल जो पास हो चुका है, जिसको केंद्र में मोदी सरकार ने लागू करने का फैसला लिया है, आगामी लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाएंगे, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट। तो विधानसभा की सीट भी बढ़ेगी, लोकसभा की सीट भी बढ़ेगी, परिसीमन होगा। तो उसका आधार जो होगा वो जाति जनगणना होगा कि जनगणना के अनुसार उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, जनजाति के क्षेत्र हैं, पिछड़ा वर्ग के इलाके हैं। तो राजनीति में जातियों का महत्वपूर्ण भूमिका है, एक बात। दूसरा बात, जितने वेलफेयर योजना सरकार जो भी योजना बनाती है, उस योजना में कौन से जाति, कौन से धर्म, कौन से लोग कितने, ये होना जरूरी है। क्या कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं कि सामान्य वर्ग के हैं कि उच्च जाति के हैं, ये समझ पाए। तो जितनी योजनाएं चलती है उसमें गरीबी रेखा में कौन आदमी है, किसकी आय कितनी है, सब वो जाति जनगणना में तमाम बातें लिखी रहती है। तो वो एक महत्वपूर्ण अंग है। वो सरकार को चलाने के लिए सरकार की तमाम योजनाएं जो चल रही है उसके मुख्य डाटा जो कलेक्शन किया जाता है, वो डाटा कलेक्शन की प्रति व्यक्ति उस जिले में कितने व्यक्ति हैं, जो जिलों का भी गठन होता है और ब्लॉक का भी गठन होता है, वो गठन का जो परिसीमन का जो मापदंड रहते हैं उसमें जाति जनगणना की बड़ी भूमिका रहती है। जैसा बस्तर, सरगुजा, हम अनुसूचित क्षेत्र मानते हैं उन क्षेत्रों को, या उन क्षेत्रों को विशेष आरक्षित क्षेत्र मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि उस इलाके में आदिवासी वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, उस इलाके में पेशा कानून अलग से लागू, ताकि उसके आधार पर एक नया कानून, पेशा कानून वहां लागू करते हैं, ताकि उन गरीब आदिवासी पिछड़े जनजाति के लोग हैं, खासकर जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को अधिक सुविधा मिल सके, अधिक अधिकार मिल सके। वन संपदा, खनिज संपदा में जो वो अपना पहला हक बताते हैं, उस हक को के लिए उनको अधिकार देने की बात जो भारतीय संविधान में है, नियम में है, कानून में है, तो उसको बेहतरी से पालन कराने का सबसे जो पहला माध्यम है, जो रोड मैप तैयार किया जाता है,
वो जाति जनगणना के अनुसार किया जाता है। वो इस सरकार ने कराने का फैसला लिया है। उसके बाद जो है, जैसे हम ये समझ रहे हैं या ये बातें उठ रही हम छत्तीसगढ़ में है तो कि बस्तर में खनिज संपदा है, पहला हक उनका है, वन संपदा है, पहला हक वनवासियों का है, आदिवासियों का, अनुसूचित जनजाति लोगों का है। तो जनजाति वर्ग जो है एक धर्मांतरित हो रहे हैं, वो एक समस्या है। जो जनजाति वर्गों के विकास नहीं हो रहे हैं, दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है उस इलाके में जो असंतोष है या उस इलाके में अलग अलग चीजें हैं जिसको भारतीय समाज मुख्य धारा में शामिल कर पाए। कई ऐसी सुरक्षित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लोग अपने आप को उपरक्षित महसूस करते हैं। उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और जो नियम कानून है उसकी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको अधिकार और दिए जाए। ये जाति जनगणना के बाद कई लोग, कई जातियां जो जुड़ नहीं पाई थी या जिन जातियों को जोड़ना, इस पर मंथन हो रहा है। इसमें जाति जनगणना पर अभी सरकार के जो स्पष्ट दिशा निर्देश और आने हैं जी, वो दिशा निर्देश अभी आना बाकी है। उस दिशा निर्देश में ये रहेगा कि उसमें जातियों का जो अलग अलग जाति, कई लोग सामान्य वर्ग के लोग पिछड़े वर्ग में शामिल हुए हैं, कई पिछड़े वर्ग के लोग अपने आप को अनुसूचित जाति में, जातियों में शामिल कराने की मांग जो उठती है उसके पीछे का कारण है कि उस जाति का विकास नहीं हो पाया। जो विकास हो पाए या सरकार से मदद मिल पाए, फंड मिल पाए, तो योजनाएं चल रही है उसमें वो लाभान्वित हो, इसलिए जाति जनगणना की बात होती है। जाति जनगणना आवश्यक है क्योंकि भारत अब जो है एक तरह से विकसित देश है, संपन्न देश है। बड़े लोगों को रोजी रोजगार और शिक्षा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, उसको और कैसे बेहतरी से दिया जाए, वो सब बातें जाति जनगणना से उभर कर आएगी। जैसा कोई वर्ग दावा करता है, अनुसूचित जाति का वर्ग का दावा करता है हम 30 लाख हैं, जनजाति का वर्ग का कहना हम 40 लाख हैं, पिछड़ा वर्ग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हम सबसे ज्यादा हैं। तो ये जो अलग अलग दावे होते हैं, उन दावों का सही जो आकलन करके रिपोर्ट बनना एक सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वो लंबे समय से नहीं बने हैं, इसलिए विसंगतियां बनी हुई है। इसलिए कई बातें, कई जगह विद्रोह और कई जगह नाराजगियां फैली रहती है। उन सब का जो समाधान का जो रास्ता है वो जाति जनगणना से निकलेगा। दूसरा जो खासकर पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग जो लोग हैं, उन लोगों की जो जैसा सीटें बढ़ाई जाए, उनके मांग रहती है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमको विधानसभा में आरक्षण का सीट ज्यादा दिया जाए, लोकसभा में ज्यादा सीट दिया जाए। और तीसरी बात कि जैसे हमने छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के समय भी देखा कि एक डाटा कलेक्शन किया गया था, उस डाटा कलेक्शन के आधार पर ये कहा गया था कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जाए। हालांकि वो वैधानिक तौर पर मान्यता नहीं थी। वो विवाद जो है बिहार में भी वही विवाद चल रहा है, दक्षिण के राज्यों में वही विवाद चल रहा है। तो भारत के कई राज्यों में जाति जनगणना को लेकर विवाद है, उसका भी जो समाधान का रास्ता है वो जाति जनगणना से निकलेगा। और हर वर्ग को, जो वर्ग जो दावे कर रहे हैं वो दावे की सत्यता आएगी। और सरकार ने क्योंकि लंबे समय से नहीं कराया है आरक्षण जाति जनगणना, तो सरकार ने कराने का एक कठोर फैसला लिया जाए। इसके दूसरे जो पहलू है गांधी जी, वो ये रहते हैं कि भारत जो है, भारत में कई जाति और धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, मिला जुला संस्कृति रहती है, उसमें एक विभेद पैदा करने की कोशिश इसके आड़ में मत हो। तो कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार ने भी लंबे समय तक जाति जनगणना के रोक के रखा, भाजपा ने भी रोक के रखा, क्योंकि उसके अंदर की एक बड़ी बात ये रहती है, जो दोनों सरकार के प्रमुख लोग जो बैठे वो समझते हैं कि इसके आड़ में कई विभाजन की शक्तियां, जो विभाजन ना हो, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक नया विवाद और राजनीति शुरू हो सकती है। इस डर में समरसता रहे समाज में,
समाज में एकता रहे लोगों के बीच, और इसलिए जो है जाति जनगणना को अभी तक रोक के रखा जा रहा था। परंतु अभी सरकार ने 2 दिन पहले कहा जाति जनगणना कराएंगे, इसकी घोषणा की। उसके बाद दूसरा रोडमैप जो उन्होंने तैयार कर दी है कि 2026 में उसको शुरू कर देंगे। 2026 के अब तीसरी बात जो भी आने वाली है उसमें ये आएगी कि जो प्रोफार्मा मिलता है या मेरे पास या आपके पास जो जनगणना वाले आएंगे तो वो प्रोफार्मा देंगे कि आपके यहाँ एसी है, कूलर है, कार है, जाति क्या है, हिंदू है, हिंदू में भी आप सामान्य वर्ग में है, तो उसके बाद अलग अलग जो चीजें जो समाज में है उन सब का कैसे डाटा तैयार किया जाए। तो भी डाटा का जो प्रोफार्मा तैयार करना है सरकार से, उसमें सरकार उलझन में है। बीच में ये खबर आई थी जैसे मुसलमानों में भी, जैसे हिंदुओं में वैसे ही मुसलमानों में भी पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग है, और इसीलिए वो अलग अलग जो मुसलमान हैं उनके बीच जो है उनको न्याय दिया जाए। मुस्लिम में जैसे हम हिंदुओं में भी ऊंचे वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ऐसी ही मुस्लिम धर्म में भी है। तो उन वर्गों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पाए, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो उसको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, एक बहस का विषय बना था। उसके बाद सरकार की मंशा अभी आई है कि शामिल करना चाहिए। तो ऐसी कई विसंगतियां इसके देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में। एक विसंगति पे मैं और आना चाहूंगा कि अधिकतर लोग देखिए कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में, लेकिन वो पुराने धर्म को ही कागजों पे उसका जिक्र करते हैं और फायदा भी उठाते हैं। डिलीट की बात मैं कर रहा हूं, और इस पे बड़े स्तर पे दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। मुझे लगता है कि जातीय जनगणना में इसमें भी बहुत कुछ खाका तैयार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर ये कहा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, एक बात। दूसरा, धर्मांतरित लोग, जैसे बस्तर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहता है। तो जो बस्तर में इस आदिवासी समाज है, वो समाज जो है धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए, परंतु लिख रहे हैं अभी भी नेताम, कश्यप, बैज, वो लिख रहे हैं। वो ये नहीं लिख रहे हम ईसाई हैं। उसके पीछे ये कारण है कि भारतीय कानून संविधान में जो आदिवासी वर्ग को है, अनुसूचित जाति के वर्ग को है, उसको गरीब माना गया। उनके शिक्षा, विकास, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने उनको विशेष सुविधा दी गई, चाहे वो परीक्षा में परसेंटेज का मामला हो, चाहे नौकरी में उनके कैटेगरी का मामला हो, चाहे प्रमोशन में, तमाम बातों में आरक्षण के नियम हैं। वो नियम जनगणना के आधार पर बने हैं। तो वो नियम का में जो समावेश किया जाए, तो इसलिए ये कोशिश की गई है। तो भारत के जो संविधान है, उस संविधान का फायदा उठाकर कुछ विदेशी शक्तियां, कुछ वो भारत के अंदर के भी जो लोग हैं, और खासकर विदेशी शक्तियां धर्म परिवर्तन कराते हैं। परंतु उनको मूल, चाहे वो मुसलमान बन गए हो, मुसलमान तो धर्म ग्रहण कर लिया, वो आदिवासी धर्म को मानना बंद कर दिया, हिंदू धर्म को मानना बंद कर दिया, परंतु वो मुस्लिम धर्म मान रहा है, परंतु ये जातियों का जो आरक्षण का फायदा है वो ले रहा है। जी, तो चलिए इसमें जो विसंगति है उस पर ज्यादा नहीं जाते। इसमें मुख्य तौर पर एक अच्छी बात है जो और बता दूं दर्शकों को कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 साल पहले कहा था कि जो लोग धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, वो लोगों को जो विशेष सुविधा मिल रही है वो बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसमें सरकार राय दे। और केंद्र सरकार स्तर पर इसका विचार विमर्श चल रहा है कि जो लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, दूसरे धर्म में चले गए हैं, उसके बावजूद भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, वैसे लोग अगर नहीं लें तो इस धर्मांतरण भी रुकेगा और सही लोगों को उसके बदले फायदा हो पाएगा। तो इसको मंथन केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार पर होगा। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हर एक मन से ये कहा कि दिल्ली में ओबीसी के कितने अधिकारी हैं जो आपके हित में फैसला लेते हैं, चाहे नीति निर्धारण में उनका योगदान होता है, चाहे एससी के से कितने अधिकारी है, चाहे एसटी के, इसका जिक्र वो करते न जाए, परसेंटेज में वो बात करते न जाए। लेकिन आप देखिए कि अब जातीय जनगणना जो बिहार में से शुरू हुई, बिहार में इस पे बड़े स्तर पे काम हुआ,
फिर बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाने का काम शुरू किया, नोटिफिकेशन भी हो चुका है। अब इसमें क्रेडिट वार भी चल रहा है कि किसने इस पे पहल की, किसने कराया। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी सब क्रेडिट वार में भी इसमें जुट गई? असली जो झगड़ा है पॉलिटिकल झगड़ा है ये जी। आप सबसे पहले राहुल गांधी मांग कर, राहुल गांधी जो है एक बड़े राजनीतिक रणनीति के तहत वो ये मांग कर रहे थे, क्योंकि संघ भाजपा जातियों के मुद्दे पर न उलझ के हिंदुत्व के मुद्दे पर जा रही थी जी। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर जाने से भाजपा को फायदा होता है, जातिगत मुद्दों पे जाने पे कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है या फायदा हुआ है। यह छोटे दल जो है, चाहे वो लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हैं, वो जाति की वाद की राजनीति करते हैं जो लोग, या जो जातिवाद की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं या वो रणनीति बनाते हैं, वो लोग इसको हवा दे रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा जो है इस मुद्दे को उतनी हवा नहीं दे रही थी जी। पहले, कि बाद में वो क्योंकि दबाव के चलते या रणनीतियों के चलते उसने इस मांग को स्वीकार किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और उसके इसलिए असलम 2 साल है अभी सूत न कपा जुलाहो में लट्ठा लट्ठी एक तरह से अभी से मची हुई है। अभी आप 2025 में है, 26 अप्रैल से शुरू होना है, तो 1-1.5 साल है अभी। तो ऐसी स्थिति में शुरू होगा, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर रिपोर्ट का अमली जामा पहनाएगा, तो अमली जामा पहनेगा कि नहीं पहनेगा। मैं एक और बात बताऊं आपको, इसके पहले भी मनमोहन सिंह सरकार के समय ऐसी रिपोर्टें बनी थी, कुछ और अलग तरीके से डाटा तैयार करके, मगर उस डाटा को सार्वजनिक किया नहीं गया। ये आरोप भाजपा पहले लगाती रही है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय ये पूरे कवायद हुई, अलग उसमें जाति गणना नहीं हुई थी। अलग तरीके से उन्होंने एक डाटा सर्वे तैयार करके जो आधार कार्ड के आधार पर और अलग अलग तरीके से जो राशन कार्ड के आधार पर और अन्य मुद्दों पर करने की कोशिश उसने बनाई थी। वो बाद में मुद्दे उसको भी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब जब इस सरकार ने फैसला लिया है, इसमें जाति गणना होगी, रिपोर्ट बनेंगी, रणनीतियां, उसके आधार पर राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के अनुसार ये मुद्दे को उठा रहे हैं। वास्तविक में इस मुद्दे से कितना भला किसका होगा और कितना भला इन आजादी के बाद आरक्षण, जो आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद है, उसमें कितना फायदा हो पाया लोगों को, कितना फायदा नहीं हुआ है, ये एक विचार विमर्श का मुद्दा अभी भी आरोप प्रत्यारोप का राजनीति का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन ये असली जाति जनगणना, नकली जाति जनगणना, ये इसका कुछ फेर है क्या कि जाति जनगणना होगा तो असली होगा या नकली होगा? इस तरह के जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। नहीं, आज असली और नकली, देखो जनगणना एक पूरा विभाग है जी। भारत सरकार जनगणना विभाग बनाया है। वो जनगणना सांख्यिकी विभाग बोलते हैं उसको। सांख्यिकी विभाग जो है, जो देश भर में वही विभाग, उसका मूल विभाग है, वो जनगणना करती है, उसमें शासन करती है, उसमें अधिकारी करते हैं, दिशा निर्देश में करते हैं, वही घर घर जाकर करते हैं। उसमें असली और नकली और फर्जी नहीं होता। जैसा अभी आपको बताऊं, भूपेश सरकार के समय भी डाटा तैयार किया गया था, वो उस डाटा को एक बार फर्जी कहा गया। वास्तविक में वैधानिक तौर पर उसका मान्यता नहीं था, मगर जो केंद्र सरकार अगर कराएगी, जाति जनगणना कराएगी, तो उसकी मान्यता है, उसी आधार पर ही लागू होगा, वही सही है। उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं सकता। अब राज्यों ने अपने आधार पर कुछ बना लिया है जनगणना आधार पर, राजनीतिक फायदे के लिए, जैसे बिहार में, छत्तीसगढ़ में या कहीं और राज्यों में जो बनाया भी गया है, एक रिपोर्ट आयोग बनाकर कुछ लोगों को सक्रिय कर और कुछ डाटा कलेक्शन करके बना दिया गया, वो वैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो नहीं है वैधानिक। राज्यपाल से उसको मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि वो वैधानिक नहीं है। वैधानिक जो सांख्यिकी विभाग केंद्र सरकार 2026 में चालू करने वाली है, उसमें होगा। उससे पूरा जो शंका सुबह जो दिखती है वो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जनगणना से ही कई सारी योजनाओं का
अमली जामा पहनाया भी जाता है और 2011 के ही जनगणना के आधार पे बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ये बार बार आरोप लगाती नजर आई कि 2021 में जनगणना हुई नहीं, क्योंकि कोरोना का भी समय था, उसमें बहुत सारी विसंगतियां भी थी। अब जब जनगणना हो रहा है उसमें जाति का भी जिक्र किया जा रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा अभियान इसे माना जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी मशीनरी लगेगी, बड़े स्तर पे डाटा संग्रहण किया जाएगा और अभी तो 3 राज्यों से शुरू करके फिर उसको बढ़ाया भी जाएगा। अंतिम रिपोर्ट आने में भी समय लगेगा, लेकिन इससे देश की दशा और दिशा भी तय हो जाएगी। रामोतर तिवारी जी, सही कहा कि दशा और दिशा इसलिए तय होगी कि जो योजनाएं चलती हैं जी, उन योजनाओं का बारीकी से पालन हो पाएगा। वो जो प्रभावित लोग हैं, कि प्रभावित लोगों को न्याय मिल पाएगा। अभी प्रभावित लोगों को न्याय मिला या नहीं मिला, ये राज्य अपने आधार पर तय कर देते हैं। हो सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी वर्ग, समाज और जातियों को जोड़ दिया गया हो जी, जिसके वो हकदार हैं या नहीं हैं। ये सवाल उठते हैं। इन सवालों का जो सही जवाब है वो जाति जनगणना से आ जाएगा और सही स्थितियां समझ आ जाएगी। हाँ, उस पर जो प्रमुख बातें जो आएगी कि उसमें पूरा डाटा रहेगा कि प्रति व्यक्ति के अनुसार डाटा एक सूक्ष्म एनालिसिस रहता है वो, और राष्ट्रीय स्तर पर रहता है, राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर तमाम रहती हैं। तो उससे जो योजनाओं को चलाने में सरकारों को और जो मतलब समाज सेवी संस्था है जो वेलफेयर के काम भी करते हैं, उनके सामने भी एक दृश्य उभर कर आएगा। वास्तविक में हम कह रहे हैं कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य विकसित राज्य है, धनी राज्य है, प्रति व्यक्ति आय हमारा इतना है, हम तमाम दावे कर रहे हैं। उस दावे का वास्तविक जो पोल खुलेगा या वास्तविक दृश्य दिखेगा, जाति जनगणना के बाद ही दिखेगा। अभी जो मोटे तौर पर जो नौकरशाही अपने हिसाब से बना देते हैं, राजनीतिक दल अपने हिसाब से बना देते हैं, वो डाटा और जाति जनगणना जो सांख्यिकी विभाग कराएगा, केंद्र सरकार कराएगा, वो अलग रहेगा। उसका एक विश्वसनीयता, उसका अमले में, उसमें पहले शायद सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है और राशि भी जारी कर दिया गया। तो ये भारी संख्या का काम है, बहुत बड़ा अभियान सा काम है जी। तो बड़ा अभियान और देश के लिए महत्वपूर्ण भी है, और लिहाजा इस मुद्दे पर आज तिरछी नजर में हमने चर्चा की। रामोतर तिवारी जी मौजूद थे इस चर्चा में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तिरछी नजर में इस एपिसोड में जातीय जनगणना पर चर्चा हुई। अगले एपिसोड में किसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।